एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस, चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब देखिए, हर जीव जंतु जो धरती पे है उसकी एक खासियत है कि वो अपने बच्चों को जन्म देता है अपने तरीके से। आप ये सोचिए कि अगर नए बच्चे जीव जंतु हैं वो आए ही ना, पैदा ही ना हो, तो ये धरती बंजर हो जाएगी जिंदगी के बिना। हर जीव जंतु जो बर्थ लेता है, जन्म लेता है, उसका लाइफ साइकिल या जो जीने का समय होता है वो निश्चित होता है। तो वो अपने आप को, अपनी जैसी प्रजाति को और लाना चाहता है एग्जिस्टेंस में, इसीलिए वो रिप्रोडक्शन करता है। तो वो जो नया नंबर आता है इंडिविजुअल्स का, जो पैदा होते हैं नए इंडिविजुअल्स, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी हो, सर्वाइवल के लिए, मतलब जीने के लिए जरूरी नहीं है, बट हाँ कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज, एक किस्म के जो जीव जंतु हैं उनकी जो नस्ल है वो खत्म ना हो जाए, इसीलिए हम अपने जैसे कुछ प्लांट्स अपने जैसे प्लांट्स, हम अपने जैसे कुछ बच्चे पीछे छोड़ के जाते हैं ताकि वो प्रजाति जो है वो चलती रहे, खत्म ना हो जाए धरती से। इंसान भी इसीलिए रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहे जिंदगी। और साथ में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी इसीलिए नए जीव जंतुओं को बर्थ देते हैं ताकि उनकी नस्ल खत्म ना हो जाए। अब ये रिप्रोडक्शन जो है ये प्लांट्स के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर अलग अलग मोड से होती है। ये दो मोड्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल के भी अलग तरीके हैं रिप्रोडक्शन करने के। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इस किस्म की जो रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें बीज की जरूरत नहीं होती है एक नया पौधा उगाने के लिए। कैसे कैसे होते हैं कि बीज की जरूरत ही नहीं होती, तो मैं आपको बताती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होती है? सबसे पहला बाइनरी फिजन, सेकंड बडिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन, फिफ्थ रीजेनरेशन। तो चलिए इन 5 टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बाइनरी फिजन। देखिए, बाइनरी फिजन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है जिसमें एक जीव जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। ये सबसे ज्यादा आपको कुछ किस्म के प्लांट्स और यूनिसेलुलर, एक ही सेल के बने ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, जैसे एल्गाई, जैसे फंजाई। इस मेथड में, इस तरीके में क्या होता है, एक जो जीव है वो अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेता है, और जो उसके अंदर न्यूक्लियस है, जिसकी बदौलत पूरा का पूरा सेल चलता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही होता है, हमारे आरबीसीज के अंदर नहीं होता जो खून में होते हैं। तो जब वो सेल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए वगैरह होता है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और फिर वो जो 2 हिस्से हैं वो आगे पूरा एक ऑर्गेनिज्म, प्राणी बन जाता है। जब वो पूरा प्राणी बन जाता है फिर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 से आप ये कह सकते हैं 4 बनेंगे। अब आप सोचिए 4 से कितने हिस्से बनेंगे, दुगने बनेंगे ना उसके, तो सोच के बताना कितने। अच्छा, दूसरा तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है बडिंग। ये सबसे ज्यादा और आमतौर पे आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, एक बाहर को एक प्रोजेक्शन निकलती है बल्ब जैसी, उसे हम बड बोलते हैं। तो बॉडी का एक हिस्सा बाहर की तरफ को निकल जाता है जिसे हम बड बोलते हैं, और फिर वो बड जो है एक अपने मेन प्लांट से अलग हो जाती है और फुल साइज में ग्रो होती है, पेरेंट साइज में ग्रो हो जाती है, और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। समझ में आ गया? मतलब आप ये कहिए बड अलग हो गई, जैसे टहनी अलग होके एक पूरा ग्रोथ कर ले अपने आप को प्लांट में। अच्छा, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ये सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगी जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं, पॉन्ड्स के अंदर। खास तौर पे आपने वो ग्रीन कलर का पदार्थ देखा होगा पानी के अंदर, वो होता है क्योंकि वहां पर एल्गे मौजूद होती है जो ग्रीन पैचेस में मौजूद होती है पानी के अंदर, खड़े हुए पानी के अंदर एल्गाए होती है, याद रखना। तो जब पानी के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं
तो ये एल्गाई जो है ये ग्रो करना शुरू हो जाती है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाती है। किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, अपने आप को तोड़ती रहती है और वो जो हिस्सा टूटता है, जो पीस टूटता है, वो नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए पूरा का पूरा खड़ा पानी ग्रीन कलर से एक शीट में भर जाता है, आपने देखा होगा। तो याद रखना वो होता है एल्गाई के अंदर, फ्रेगमेंट्स में टूटती जाती है वो। अच्छा, चौथा तरीका है, उसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आप यहां पर देख सकते हैं राइजोपस को, जो राइजोपस है उसके ऊपर खास तौर पे स्पोर्स होते हैं। तो जो स्पोर्स होते हैं वो छोटे छोटे टाइनी, जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल होते हैं शेप में, जैसे अंडा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बॉडीज होती हैं। इनके आसपास एक थिक वॉल होती है, वॉल मतलब सीमेंट वाली नहीं, आसपास जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मोटा होता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, अपने साइज पे आ जाते हैं, जिस साइज पे इनको आना चाहिए, फिर ये हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। आपने जरूर महसूस किया होगा हवा में स्पोर्स को उड़ता हुआ। काफी देर तक ये हवा में रह सकते हैं और जब मौका मिलता है, कंडीशन सही होती है, तो ये जो स्पोर है, जो हिस्सा अलग हुआ था, वो जर्मिनेट करता है, बड़ा हो जाता है और खुद एक न्यू ऑर्गेनिज्म में पैदा हो जाता है। ब्रेड के ऊपर भी आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड होते हैं, जिसे हम राइजोपस बोलते हैं। वो मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, स्पोर्स जैसा होता है ना, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए। बाकी के प्लांट्स जैसे मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए, वो भी स्पोर्स के जरिए ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, पांचवा तरीका है जिसमें बीज की जरूरत नहीं होती, इट्स कॉल्ड रीजेनरेशन। जैसे मान लीजिए आपका एक हिस्सा जो है उस पे चोट लग जाए तो अपने आप कवर अप हो जाता है, स्किन आ जाती है उसके ऊपर। तो वैसे ही आपने अपने गार्डन में देखा होगा, घास भी अपने आप ही उग जाता है जब आप काटते हो उसको। तो बुक में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है मोइंग, उसका मतलब होता है वो मशीन का इस्तेमाल करके घास को काटना। तो काफी ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने आप को रिपेयर भी कर लेते हैं, ठीक भी कर लेते हैं एक या दूसरे जरिए से। जो सेल्स है उनकी बॉडी पे अगर वो डैमेज हो जाएं या वो खत्म हो जाएं तो वो रीजनरेट कर लेते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, फेस की क्लीनिंग कराई जाती है, डेड स्किन सेल्स को हटाया जाता है, तो जो नए सेल्स है वो अपने आप आ जाते हैं, वो रीजनरेशन हो गया एक तरीके का। तो काफी जीव जंतुओं के अंदर ये एबिलिटी है, क्षमता है कि अगर उनका कोई हिस्सा टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये रीजनरेशन की जो पावर है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर नहीं होती, एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सेकंड तरीका जो है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो किस्म की रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये अलग अलग हिस्सों में होती है प्लांट्स के, जैसे उनकी जड़ों में, रूट्स में, उनकी स्टेम्स में, उनकी लीव्स के अंदर, जो अलग होके एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं होता इस किस्म की रिप्रोडक्शन के लिए, ना ही बीज की जरूरत होती है। इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो जड़ों में होती है, रूट्स में होती है। जैसे स्वीट पोटैटो, दलिया, या उसको हम बोलते हैं एस्पैरागस, उसे अगर आप देखते हो वो जड़ें हैं बेसिकली, जो हम खाते हैं शकरकंजी, वो जड़ें होती हैं जो स्वोलन होती है, मतलब फूली हुई जो जड़ें हैं वो हिस्सा हम लोग खा रहे होते हैं। तो जो नया प्लांट है वो जड़ों में से ही आ सकता है। अगर आप जड़ों को दबा दो सॉइल के नीचे तो उसी में से, स्वोलन रूट्स में से, वो उस हिस्से में से एक नया प्लांट उग सकता है। समझ में आ गया? बीज की नहीं ना जरूरत। तो वो जो स्वोलन पार्ट है, स्वोलन रूट्स हैं, वही आप लगा दोगे तो आपको नया किस्म का प्लांट मिल जाएगा उसी तरीके का। अच्छा, दूसरा तरीका है जिसे मैं बोलती हूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। स्टेम के जरिए होता है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी एक स्टेम का हिस्सा अगर आप लगा दो तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि शुगर केन, रोज, ग्लैडियोलस स्टेम के जरिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक खास बात बताती हूँ, क्या आपने कभी आलू को देखा है? आलू भी धरती के नीचे वाला हिस्सा होता है, पोटैटो। तो वो भी एक तरीके का स्वोलन स्टेम होता है जिसमें
खाना स्टोर्ड होता है। अब होता क्या, अंडरग्राउंड होता है वो, ठीक है। साइड पे उसकी रूट्स होती हैं, तो रूट्स से आप ये कह सकते हैं, अगर आप पिक्चर देखेंगे, रूट्स का एक हिस्सा है जो फूल चुका है, जो आलू बन चुका है। अब जब आप आलू को ध्यान से देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, या वैसे भी आलू को देखेंगे, तो उसके ऊपर छोटे छोटे मार्क्स दिखाई देंगे, जिसे हम बोलते हैं आईज पोटैटो की। ये जो आईज हैं ये स्प्राउट कर लेती हैं, अपने आप जर्मिनेट कर लेती हैं और एक नए प्लांट को जन्म दे देती हैं। आपने ऐसी इमेज देखी होगी, हरा सा रंग होगा, अगर उसे काट के आप लगा दोगे तो नया जो आलू है वो पैदा हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं। रूट्स लेके स्वीट पोटैटो की, एस्पैरागस की, फ्लावर पॉट में लगाकर उगा सकते हो नया प्लांट। पोटैटो के केस में भी उसका जो पोटैटो ट्यूबर है, जो आई है, वो निकाल कर आप क्या कर सकते हो, उसको उगा सकते हो और आपके पास एक नया आलू का प्लांट आ जाएगा। उसी तरीके से जो हम अदरक खाते हैं, जिंजर, वो भी मॉडिफाइड एक तरीके का चेंज फॉर्म में स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसे हम राइजोम बोलते हैं। मतलब जिंजर भी आपको धरती के नीचे से मिलता है, जड़ों के आगे थोड़ा जिंजर का पार्ट होता है इरेगुलर शेप में। जब उसको सही कंडीशंस दी जाए तो जो बड्स है, छोटे छोटे हिस्से हैं, उससे नए प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट, उसका एक हिस्सा जो स्टेम का होता है, अगर आप उसको निकाल के धरती के नीचे कर देंगे तो उससे एक नया प्लांट आ जाएगा। जी हाँ, तो वो जो स्टेम है जिसको आप सॉइल के नीचे कर रहे हैं, उसे हम रनर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? स्ट्रॉबेरी को, प्लांट को, अगर एक हिस्सा उसकी टहनी का आप नीचे कर देंगे सॉइल की, तो उससे भी आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा। अब बात करते हैं, क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव्स के द्वारा हो सकती है? जी हाँ, कुछ प्लांट्स है जैसे ब्राइलोफाइलम, जैसे बेगोनिया, ये प्रोपेगेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं लीव्स के जरिए, प्रोड्यूस करते हैं नए वालों को लीव्स के जरिए। आप देख सकते हैं ब्राइलोफाइलम में जो प्लेटलेट्स हैं जिसके द्वारा नया प्लांट उगाया जा सकता है, वो पत्ते के साइड पे उगे हुए आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल पत्ते के कोने पे। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, अगर आप इनको अलग करेंगे तो एक इंडिपेंडेंट प्लांट जो है वो आपको मिल सकता है। आप खुद ब्राइलोफाइलम की लीफ के साथ एक बड़ा प्लांट उगा सकते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या फायदे हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आप लीव्स के द्वारा कर सकते हैं, रनर के द्वारा जिसे हम डॉटर प्लांट बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी में पड़ा था, या फिर आप स्वोलन रूट्स के जरिए, स्वोलन स्टेम्स के जरिए नए प्लांट्स उगा सकते हैं। क्या क्या फायदे? देखिए, इजी है, जल्दी हो जाता है, एक्सपेंसिव नहीं है, और प्लांट्स भी उग जाते हैं जल्दी ही, कम टाइम में। दूसरा, प्लांट्स को बीज की जरूरत नहीं होती। तीसरा, ये जो प्लांट्स उगते हैं ये पहले वाले प्लांट की बिल्कुल कॉपी होते हैं, मतलब बिल्कुल पेरेंट प्लांट की कॉपी होते हैं, ट्विन आप कह सकते हैं, पहले जैसे। चौथा, कुछ प्लांट्स हैं जैसे बनाना हो गया, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, रोज, जैस्मिन, इनके बीज नहीं मिलते, तो इसीलिए इस तरीके से आप आसानी से इनको उगा सकते हैं। आपको मालूम है, रोज की भी अगर आप टहनी एक काट के मिट्टी में उगाओगे तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम ही हो गया और वो एक पूरे प्लांट में उग जाएगा। अब कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं इस तरीके की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, तो इंसानों को लगा कि इसको आर्टिफिशियली क्यों ना किया जाए। मतलब एक तो नेचुरली हो गया, जो नेचर में वैसे ही उग रहा है, आप उसका एक हिस्सा काट के अलग करके लगा दो। लेकिन जब हम इंटरवीन करते हैं, कुदरती तौर पे नहीं, हम इंटरवीन करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है प्लांट्स की आर्टिफिशियल जरिए से, उसे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है। जैसे कटिंग, मैंने आपको अभी रोज का उदाहरण दिया, स्टेम कटिंग। एक छोटा लेंथ का जो स्टेम है आप वो काट लीजिए, जिसके अंदर नोड्स होते हैं थोड़े, और उसको निकालकर सॉइल में लगा दीजिए, अच्छे तरीके से पानी दीजिए, सूरज की रोशनी, वो एक पूरे प्लांट में ग्रो कर जाएगा। कौन कौन से प्लांट्स ऐसे उगाए जा सकते हैं? रोज, बोगनविला, शुगर केन,
कैक्टस स्टेम कटिंग के द्वारा उगाए जा सकते हैं। दूसरा रूट कटिंग, कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे नींबू हो गया, टैमरिंड हो गया, इमली, रूट कटिंग का जरिया यूज किया जाता है। गीली मिट्टी के अंदर रूट्स का, जड़ों का अगर आप एक हिस्सा लगा देंगे तो ये पूरे प्लांट में उग जाएंगे, मतलब रूट का एक हिस्सा काट के लगा देंगे तो पूरा प्लांट उग जाएगा। कटिंग के बाद जो दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करने का वेजिटेटिव, वो है लेयरिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, एक टुकड़ा ब्रांच का उसको ऐसे मोड़ दिया जाता है ताकि वो सॉइल के नीचे आके दब जाए, और धीरे धीरे आप देखोगे कि उसके ऊपर का स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाएगा। मिट्टी के ऊपर रूट्स आनी शुरू हो जाएंगी, स्टेम आनी शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से आपको एक नया प्लांट मिल जाता है जो आप पेरेंट प्लांट से अगर वो स्टेम को अलग कर देंगे तो नया प्लांट मिल जाएगा जो इंडिपेंडेंट ग्रो करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, नए प्लांट्स उगाए जा सकते हैं इसमें से, और इसके जरिए जो प्लांट्स उगाए जा सकते हैं वो है जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, बोगनविला। अच्छा, तीसरा तरीका है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक हिस्से को एक प्लांट के दूसरे प्लांट के ऊपर लगाया जाता है। अब इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, जो जड़ों वाला हिस्सा होता है प्लांट का उसे हम स्टॉक बोलते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम सायन बोलते हैं। तो जो सायन है वो दूसरे प्लांट का हिस्सा होता है जो हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, और जो रूट्स होते हैं वो किसी और प्लांट की होती हैं। तो इसको काटा कैसे जाता है, ऐसे सीधा नहीं काट के चिपकाया जाता है, ऐसे काटा जाता है टेढ़ा करके, ग्राफ्ट किया जाता है, ऑब्लिक काटा जाता है टेढ़ा, और फिर उसको जोड़ दिया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे काटा जाता है, और रैप किया जाता है आसपास, और फिर वो एक प्लांट में ग्रो कर जाता है। चौथा पार्ट है टिश्यू कल्चर। इस मेथड में क्या किया जाता है, एक टिश्यू लिया जाता है, एक छोटा हिस्सा लिया जाता है प्लांट का टिप से, और उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो अभी इमेच्योर होते हैं, मतलब पूरे बड़ी फॉर्म में नहीं आए होते। तो ये जो टिश्यू लिया है इसको हम एक कंटेनर के अंदर रख के हम उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, हार्मोन्स देते हैं। तो जो टिश्यू है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, एक बड़े मास में, बड़ी चीज में चेंज हो जाता है। छोटे छोटे हिस्से जो हैं इस टिश्यू के, उसके बाद उनको एक और मीडियम में रखा जाता है, एक और कंटेनर में रखा जाता है, जिससे उनके प्लेटलेट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स आ गए तो उसके बाद उसको सॉइल में, मिट्टी में लगाया जा सकता है। सबसे पहले टिश्यू बनाया जाता है, और उसके बाद टिश्यू का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा, उसको अलग रख के प्लेटलेट्स लाए जाते हैं उसके अंदर। प्लेटलेट्स को अलग करके हम मिट्टी के अंदर या पॉट के अंदर लगा देते हैं, जिससे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्यों माइक्रो? क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा निकाल के हमने उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके सीड की फॉर्म में नहीं, छोटे छोटे सेल्स की फॉर्म में मिट्टी में लगाया है। क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम में हो जाता है, हम लैब में करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स निकल जाते हैं एक टिश्यू से, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है ताकि हम ऐसे प्लांट्स को पा सके। खास तौर पे उससे टिश्यू लिया जाता है जो बीमारियों से फ्री होता है, ताकि हमें डिजीज फ्री ऑर्चिड्स मिले, कार्नेशंस फूल होते हैं, ग्लैडियोलस मिले, पोटैटो, शुगर केन, या फिर और कोई प्लांट जैसे क्रूसेंथमम जो कि एक येलो कलर का फूल होता है, वो भी इसी जरिए बड़ा किया जाता है या उगाया जा सकता है। तो पहले प्लेटलेट्स लो, उसको एक कंटेनर में रखो, उसको फीड करो, बड़ा हो जाए उसको अलग करो, एक हिस्से को प्लेटलेट्स लाने दो, उसके अंदर पैदा होने दो, फिर प्लेटलेट्स को एक एक करके आप अलग करके उगा सकते हो। आप देख सकते हो किस तरीके से प्लेटलेट्स जो हैं वो एक एक करके बहुत सारे प्लांट्स जो है उगा सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो प्लांट्स में होती है, उसमें कौन से मेल ऑर्गन्स होते हैं, कौन से फीमेल होते हैं, और वो कैसे काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने ये कवर किया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किस किस तरीके की होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है रूट, स्टेम या लीव्स के जरिए। अब जाने से पहले मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला कि जो पोटैटो है उसके अंदर जो छोटे छोटे स्कार्स होते हैं जिससे एक नया प्लांट उगाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं?
और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि जो स्ट्रॉबेरी है उसको अगर हम बेंड करके उसकी एक स्टेम को अलग करते हैं तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो इम्पोर्टेंट है आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।